चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो ये है मॉडल पेपर सेकंड फॉर एएनएम एग्ज़ाम्स, स्पेशली जो लोग एएनएम का एग्ज़ाम दे रहे हों एनएचएम के थ्रू, या फिर जो भी लोग अदर स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हों एएनएम का फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर आप यूपी वाले हों, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी कहीं पर भी आप एएनएम का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ इस मॉडल पेपर को सीएचओ वाले भी देख सकते हैं यदि आप इजी वन लाइनर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो। यहाँ पर आज की क्लास इसीलिए है, मैंने आप सभी से कहा था कि अब आपको डेली 2 क्लास होंगी, एक एनएचएम एग्ज़ाम, एनएचएम सीएचओ जीएमसी जो अदर स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, दूसरी एएनएम वालों के लिए। तो आज की क्लास है जो सेकेंड क्लास है एएनएम वालों के लिए। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डेली 50 एमसीक्यूज आपके सॉल्व करवाए जाएंगे जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है डेंगू इज कॉज्ड बाय, तो डेंगू है जो यहाँ पर किसके थ्रू होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर प्लाज्मोडियम, एडिस मॉस्क्यूटो, एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो या फिर टेस्ट फ्लाई। तो जो डेंगू है होता है एडिस मॉस्क्यूटो के द्वारा, किसके द्वारा, एडिस एगिप्टी मॉस्क्यूटो के द्वारा। टेस्ट फ्लाई के द्वारा है जो टेस्ट फ्ली है इसके थ्रू ट्रिप्नोमा है जो डिसीज जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहेंगे। यदि आपको पूछते हैं टेस्ट फ्लाई के थ्रू क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस। प्लाज्मोडियम किसके लिए है, मलेरिया के लिए। एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो है किसके लिए, मलेरिया के लिए। प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो क्या है, एक मच्छर है जो कि मलेरिया को कॉज करेगा। नेक्स्ट वन इज अ फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ यूजिंग अ डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। तो फैमिली प्लानिंग मेजर्स जिसमें जैसे कि डायफ्राम हो गया, डच कैप हो गया, आपको एग्जाम में कॉन्डोम भी आ सकता है। तो किस तरीके के मेजर्स, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर कैलेंडर मेथड। तो किस टाइप की मेथड है, डायफ्राम और डच कैप या फिर कॉन्डोम हो गया। तो ये सभी है बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कौन सी, बैरियर, या फिर हम जिसको मैकेनिकल मेथड भी कह सकते हैं। आईयूसीडी में कॉपर टी आ जाएगा, मिरेना आ जाएगा, प्रोजेस्टासाइट आ जाएगा। नेचुरल मेथड में कोई भी एब्सिस्टेंस आ जाएगा, मतलब कि आपको इंटरकोर्स करना ही नहीं है, या फिर आप नेचुरल मेथड में जो विड्रॉल मेथड है वो अपना सकते हैं। फिर आता है कैलेंडर मेथड। तो कैलेंडर मेथड में आप सेफ डेज अनसेफ डेज के अकॉर्डिंग है जो आप जो मेथड अपनाते हैं वो किस में आएगी, कैलेंडर मेथड में। लेकिन डायफ्राम और डच कैप दोनों किस में आएंगे, मैकेनिकल और वेरियर मेथड में। कॉन्डोम भी एक इसी का एग्जाम्पल है वेरियर मेथड का। नेक्स्ट वन, कार्डियक पेशेंट और पेशेंट विथ सफरिंग सम हार्ट डिसीज कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कुछ कार्डियक डिसीज है पहले से ही, तो उस पर्सन को हम कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने के लिए कह सकते हैं, हार्मोनल पिल्स, मिनी पिल्स, आईयूसीडी या फिर डच कैप। अब यहाँ पर इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो जो इस भी पर्सन को कार्डियक पेशेंट है तो हम उसको ना तो आईयूसीडी के लिए कहेंगे, ना ही मिनी पिल्स के लिए कहेंगे, ना ही हार्मोनल पिल्स के लिए कहेंगे। उसको हम या तो कॉन्डोम के लिए कह सकते हैं, डच कैप के लिए कह सकते हैं, मतलब बैरियर मेथड अपनाने के लिए कहेंगे। क्योंकि जो मिनी पिल्स है यदि आपको एग्जाम में आता है तो जो भी नर्सिंग मदर्स होती हैं या फिर लैक्टेशनल मदर होती हैं उनमें हम मिनी पिल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हार्मोनल पिल्स है जो यहाँ पर जो लैक्टेटिंग मदर है उनमें हम यूज़ नहीं कर सकते। आईयूसीडी है, आईयूसीडी जनरली जब यूज़ करने को कहेंगे कि आपका यदि एक बेबी हो गया है तो आप यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आईयूसीडी के भी दूसरे कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी यदि जो आपको पीरियड्स आते हैं तो उसमें हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, पेन होगा। ये आईयूसीडी का एक क्या है, मेन साइड इफ़ेक्ट यदि आता है तो। लेकिन जो डच कैप है, कॉन्डोम है, ये सब क्या है, बैरियर मेथड है। और यदि किसी पर्सन को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको यूज़ करने के लिए हम कह सकते हैं। यदि आपसे नर्सिंग और लैक्टेटिंग मदर के लिए पूछे कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट होगी तो वो होगी मिनी पिल्स। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द एनी ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी
बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इट्स कॉल्ड। जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर कहा है आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, लेकिन डिलीवरी होने के पहले, बेबी का जन्म नहीं हुआ है उसके पहले, लेकिन वायबिलिटी स्टेज के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो क्या कहलाएगी? एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज की ऑल ऑफ दी अबव। एंटी का मतलब है बिफोर डिलीवरी, इंट्रा मतलब डिलीवरी के टाइम पर, पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद। अब यहाँ पे कहा है कि बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी के जन्म लेने के पहले, लेकिन वायबिलिटी स्टेज के बाद, वायबिलिटी स्टेज के बाद बेबी के डिलीवर होने के पहले वेजाइना से, जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? एंटीपार्टम हेमरेज। क्या है? एंटीपार्टम हेमरेज। और इसका मेन रीजन होता है प्लेसेंटा प्रीविया। यदि आपको एग्जाम में आता है एंटीपार्टम हेमरेज का मेन रीजन क्या है, तो वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया। मतलब प्लेसेंटा को जनरली सेंटर पार्ट में अटैच होना चाहिए, लेकिन ये बाहर की तरफ लोअर साइड अटैच होगा, जिसके कारण ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो इसका मेन कॉज क्या है? जैसे हमने पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन कॉज पढ़ा यूट्राइन टेटेनी, वैसे ही एंटीपार्टम हेमरेज का मेन रीजन होता है प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो सभी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के क्लिनिकल फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। इफासमेंट ऑफ सर्विक्स, कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट, मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, या फिर सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो क्या है यहाँ पर जो कि फर्स्ट स्टेज के साइन सभी हैं किसी एक को छोड़कर, मतलब जो सेकंड का हो सकता, थर्ड का, फिर फोर्थ स्टेज का। 4 स्टेज होती हैं लेबर की। फर्स्ट में इफासमेंट ऑफ सर्विक्स देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे 3 से 5 मिनट में, डिसेंट होगा प्रेजेंटिंग पार्ट, जो सर्विक्स से पूरी 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगी। लेकिन सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग एक इसका साइन है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का, और ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का साइन, क्योंकि इस टाइम पे प्लेसेंटा है जो बाहर आने वाला होता है, तो उसी के साइन है। सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग यूट्रस है वो ग्लोबुलर शेप में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये सभी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के साइन होंगे। लेकिन इफासमेंट ऑफ सर्विक्स, कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट, मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, सर्वाइकल डायलिटेशन पूरा 10 सेंटीमीटर, ये क्या है? फर्स्ट स्टेज है। सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग ये प्लेसेंटा एक्सपल्सन का साइन है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। यदि आपकी बॉडी में कोई बाहरी बैक्टीरिया वायरस एंट्री करता है, तो क्या है जो आपको फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलेगा? ऑप्शन में है यहाँ पर पायरेक्सिया, ब्लीडिंग, स्वेलिंग या फिर डलनेस। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है? जब तक आपकी बॉडी कोई लक्षण नहीं दिखाएगी, होगा पायरेक्सिया, मतलब फीवर का आना। फीवर से ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। तो एक नवजात बच्चे का जो लंबाई है वो कितनी होती है? 45 से 55 सेंटीमीटर, 35 से 40 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर की नन ऑफ दी अबव। तो एक न्यूबॉर्न बेबी की जो नॉर्मल लेंथ होती है वो होती है 45 to 55 सेंटीमीटर। एक एवरेज की बात करें तो हम 50 सेंटीमीटर, लेकिन आपको इस तरीके से रेंज वाइज पूछते हैं तो वो होती है 45 से 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज द इफ द बेबी बॉर्न बिलो द 2.5 kg वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ इट्स कंसिडर्ड। यदि किसी बच्चे का जन्म एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय 2 किलो 500 ग्राम से भी कम है, तो ये बेबी क्या कहलाएंगे? लो बर्थ वेट बेबी, नॉर्मल बर्थ वेट बेबी, मैक्रोसोमिया या फिर वेरी लो बर्थ वेट बेबी। तो कौन से बेबी कहलाएंगे? बच्चे का वजन 2.5 kg से अबव जाता है तब ए बेबी कहलाते हैं क्या? नॉर्मल। 2.5 kg से ज़्यादा जाता है मतलब है क्या है? नॉर्मल है। लेकिन जब यही क्या हो जाए 2.5 kg से कम आ जाए तो ये कहलाते हैं लो बर्थ वेट बेबी। क्या है? लो बर्थ वेट बेबी। नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 kg से ज़्यादा। मैक्रोसोमिया का मतलब होता है कि बेबी लार्ज साइज का हो रहा है, 4 kg से भी ज़्यादा इनका वेट जाता है। फिर आता है वेरी लो बर्थ वेट बेबी, जब बच्चे का वजन एट द टाइम ऑफ बर्थ
1500 ग्राम से भी कम है तो वो कहलाते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी, VLBW। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी कहलाते हैं जब बच्चे का वजन 1 किलो से भी कम हो, लेस देन 1000 ग्राम। 1.5 kg से कम तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी, 1 किलो से भी कम तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, 2.5 kg से कम तो लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट वन इज द बर्थ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया डन विद इन हाउ मैनी डेज। तो भारत में जन्म का पंजीकरण कितने दिनों के अंदर करवाना चाहिए? 14 दिन, 18 दिन, 21 दिन की 24 दिन। तो जन्म और मृत्यु दोनों के लिए बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग है जो जन्म और मृत्यु का पंजीयन हमेशा विद इन 21 डेज के 21 दिनों के अंदर है जो करवा लेना चाहिए। और ये एक्ट कब आया था? 1969 में, 1969 में। व्हेन प्राइमरी टीथ इरप्शन स्टार्ट्स। तो प्राइमरी टीथ कब आना स्टार्ट होते हैं? 6 मंथ ऑफ एज, 4 मंथ ऑफ एज, 8 मंथ ऑफ एज या फिर 10 मंथ्स ऑफ एज। तो प्राइमरी टीथ इरप्शन का मतलब है कि बच्चे के पहले दांत कब आते हैं? तो हमेशा लोअर स्टार्ट होते हैं 6 मंथ की एज से। कब से? 6 मंथ से। पूरे प्राइमरी टीथ कब तक आ जाते हैं? 2 साल की एज तक। फिर सेकेंडरी टीथ मतलब परमानेंट टीथ है जो कब आते हैं? तो 6 ईयर तक की एज के, 2 साल तक तो प्राइमरी टीथ आते हैं, फिर 2 से 6 साल तक के पूरे रहेंगे आपके, लेकिन 6 साल के बाद ये गिरेंगे। आफ्टर दैट आपके परमानेंट टीथ हैं आना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर कितना होगा यदि प्राइमरी पूछे तो 6 मंथ ऑफ एज से। लेकिन ये तो हमने अपने एग्जाम पर्पज से पढ़ लिया, लेकिन यदि जिन बच्चों के 6 मंथ के हो गए, 8 मंथ के हो गए, दांत नहीं आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बच्चे का डेवलपमेंट है जो अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि किसी के 6 मंथ में आ गए, कोई बच्चा 6 मंथ में। बेसिकली एक आइडियल एज होती है, लेकिन किसी का डेवलपमेंट थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन वो किसी और चीज़ में एक्टिव रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि यदि प्राइमरी टीथ 6 महीने में नहीं आए मतलब आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करवाना चाहिए? 6 मंथ तक, 12 मंथ तक, 4 मंथ्स तक या फिर 24 मंथ्स तक। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। दूध, पानी, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध कुछ भी नहीं देना है, ओनली माँ का मिल्क। तो ये कब तक करवाना है हमें? 6 मंथ तक। कब तक? 6 महीने तक। आफ्टर दैट 6 महीने के बाद आप बच्चे को कुछ भी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसको हम अन्नप्राशन कहेंगे, वीयनिंग कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहेंगे। तो वो क्या होगा? 6 महीने के बाद करना है हमें, लेकिन 6 महीने तक हमें ओनली माँ का दूध ही पिलाना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। अब आता है वीयनिंग। तो वीयनिंग का मतलब होगा बच्चे में जब आप आफ्टर 6 मंथ की एज के बाद कुछ सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं खाने पीने में, तो वो कहलाएगी वीयनिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज विच टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोज द टाइफॉइड। तो टाइफॉइड को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? बिडाल टेस्ट, सिक टेस्ट, CD4 T सेल काउंट या फिर एलिजा। बिडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए, ध्यान से सुनिए चारों ऑप्शन। बिडाल टेस्ट होगा टाइफॉइड को डायग्नोज करने के लिए, सिक टेस्ट होगा डिप्थीरिया को डायग्नोज करने के लिए, CD4 T सेल काउंट होता है एड्स HIV को डायग्नोज करने के लिए। यदि CD4 T सेल्स काउंट लेस देन 200 से भी कम जाता है मतलब पर्सन कंफर्म है कि उसको एड्स हो गया है। एलिजा भी वायरल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व हृदय दिवस हम कब मनाते हैं? हेल्थ डे तो 7 अप्रैल हो गया, यहाँ पर है विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे। 29 मार्च, 29 अक्टूबर, 29 सितंबर या फिर 29 दिसंबर। तो विश्व हृदय दिवस मनाते हैं 29 सितंबर को। कब? 29 सितंबर को। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व्ड इन एवरी। तो हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाते हैं? 1st वीक ऑफ अगस्त, 2nd वीक ऑफ अगस्त, 1st वीक ऑफ जून या फिर 2nd वीक ऑफ जुलाई। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो स्तनपान सप्ताह है वो हम मनाते हैं हर साल 1st वीक ऑफ अगस्त को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि माँ के दूध को लेके या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए हम हर साल
ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर सेलिब्रेट करते ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या है ब्रेस्ट फीडिंग वीक, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। नेक्स्ट वन, व्हेन वॉज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च, तो स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। तो इसके तहत अभी आई थिंक लास्ट 3 और 4 ईयर से है जो कंटिन्यूसली जो सिटी टॉप पर जा रही है स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्लीनिंग के मामले में, वो क्या है इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर जो शहर है वो क्या है टॉप पर है क्लीनिंग के मामले में। यदि स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको सिटी पूछते हैं कि कौन सी सिटी टॉप पर है, तो वो है इंदौर। नेक्स्ट वन, ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी इट्स नोन एज, यदि पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? पेरिकार्डाइटिस, न्यूमोथोरिक्स, एसाइटिस या फिर हाइड्रोसेफेलस। तो यदि एक्यूमुलेशन होता है पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का तो ये कहलाएगा एसाइटिस। क्या होगा? एसाइटिस। नेक्स्ट वन, इन एथ्रोस्क्लेरोसिस आर्टरी विल बी, तो एथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होगा? लिपिड कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाएगा जो आर्टरी है उनमें। आर्टरी क्या है? हॉलो पाइप जैसा होगा, पाइप में कुछ फंस जाए तो वो कैसी हो जाएगी? वही है यहाँ पर आपका लॉजिक। थिक होंगी, इलास्टिक होंगी, फ्रेजाइल होंगी कि हार्ड होंगी? एथ्रोस्क्लेरोसिस में आपकी आर्टरीज में लिपिड का डिपोजिशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है, उसके कारण आर्टरी क्या हो जाएंगी? हार्ड हो जाएंगी। इस तरीके से एथ्रोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज में इस तरीके से डिपोजिशन हो गए, पाइप जैसी बिल्कुल क्या है क्लियर नॉर्मल आर्टरी है। इस तरीके से आपने खूब खाया पिया, ऐसा खाया पिया, फैटी आइटम्स खाए, इसमें हाई लिपिड आइटम हो वो सब खाया आपने, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाई, तो आपकी आर्टरी ऐसी हो जाएंगी। जब ऐसी होंगी तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी रेट कितनी रहती है? ऑप्शन 20 पर मिनट, 30, 14 या फिर 10 रेस्पिरेटरी पर मिनट। तो प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी रेट होती है 20 रेस्पिरेटरी पर मिनट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द ग्रोथ, आपने पीडियाट्रिक में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है, मैच्यूरेशन पढ़ा है। तो यहाँ पर ग्रोथ क्या है? साइकोलॉजिकल स्किल डेवलपमेंट है, फिजिकल ग्रोथ है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ है, इन साइज और शेप इन बॉडी पार्ट्स या फिर बोथ बी एंड सी, मतलब फिजिकल भी है और साइज और शेप में भी बॉडी के पार्ट्स का बढ़ना है। तो वो कहलाएगी आपकी ग्रोथ, जिसमें आपकी फिजिकली ग्रोथ होने के साथ साथ आपके बॉडी पार्ट्स की भी शेप और साइज बढ़ रही है। साइकोलॉजिकल स्किल डेवलपमेंट का मतलब होगा डेवलपमेंट, आप मेंटली भी प्रॉपर तरीके से हैं तो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, बेस्ट वे टू कलेक्ट ब्लड सैंपल इन न्यूनेट, तो यदि आपसे न्यूनेट में ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है तो आप कहाँ जाके ब्लड कलेक्ट करेंगे? हील से, हैंड से, नेक से कि बैक से? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हमेशा यदि न्यूनेट बेबी में पूछते हैं तो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है कहाँ से? हील से, एड़ी से। नेक्स्ट वन, When we can hear the baby's fetal heart sound by the fetuscope, तो fetuscope जो आपने देखा है कि स्टील का होता है, डॉक्टर्स के यहाँ देखा होगा, क्लिनिक पे देखा होगा, एंटीनेटल विजिट पे जाएंगे तो आपके जो कम्युनिटी बैग है उसमें आपके पास रहेगा। तो यहाँ पर FHS fetuscope से कितने वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं? 0 वीक्स, 28 वीक्स, 20 वीक्स या फिर 14 वीक्स। तो FHS साउंड आप fetuscope से 20 वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, बिलो द स्किन विच इंजेक्शन इज इंजेक्टेड, तो स्किन के नीचे कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस या फिर इंट्रामस्कुलर। तो आई होप आपको आज की ANM GNM वाली ये क्लास अच्छी लगी हो। कोई डाउट्स हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।